सो टुडे वी हैव एरर मेजरमेंट। और बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास की तरह जैसे हम लोग ने सिस्टमैटिक और रैंडम एरर पढ़े ना, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि एक्चुअल में न्यूमेरिकली कितना एरर आता है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटेटिव में निकाल रहे हैं बेसिकली कितनी इसकी वैल्यू आ रही होगी आपकी एरर की। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ योर एरर। थोड़ा इसको ना एक प्रोसेस की तरह पढ़ना, बिकॉज मेजरमेंट क्या है ना बेटा, आपस में अपने आप में एक प्रोसेस की तरह है। और मेजरमेंट में जो डिफरेंस आता है उससे अपन एरर बोलते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड एग्जांपल जो हमेशा मैं आपको देता आता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वुडन का एक लॉग रखा हुआ है इस तरह से। इफ आई आस्क यू जस्ट टू मेजर इट, तो बोलोगे सर जी इसकी एक्चुअल वैल्यू को अपन ए बोलेंगे, और जब मेजर करने जाएंगे तो या तो अपन इससे ज्यादा मेजर कर जाएंगे या तो इससे हल्का सा कम कर जाएंगे, बिकॉज देर इज नो मेजरमेंट इन दिस वर्ल्ड विच इज परफेक्ट इन नेचर। बात समझ रहे हो मेरी? आगे जाए तो कितना हो जाएगा, डेल्टा है। और मान लो एक बार और मेजर करा आपने तो ये पीछे रह गया, तो बोलोगे सर जी ये माइनस के डेल्टा ए पे आ सकते हैं। वेन एवर यू मेजर समथिंग उसको बोलते हैं बेटा ए का डैश। तो मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो कि सर जी ए डैश का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू में या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, और डेल्टा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं प्लस माइनस डेल्टा ए का क्या मतलब है, तो बोलोगे सर ए डैश माइनस ए। तो अपने आप को बचाने के लिए, प्लस माइनस साइन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मॉड ले लेता हूं, और यही आपका फॉर्मूला बन जाता है कि डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो बोलोगे सर जी ए डैश माइनस ए आता है। ठीक है। अब बोलोगे सर हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग अपना एरर फाइंड कर सकते हैं। हम लोग अपना क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग जो ऑब्जर्वेशन लेंगे ये वो होता है। लेकिन जो आप बोलते हो ना कि उसके पास एक्चुअल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, ये कहाँ से आती है? अगर कोई कहता है कि एक्चुअल वैल्यू, तो वो भी तो किसी पर्सन ने मेजर करी होगी ना बेटा। सोच के देखो क्या लॉजिक दे रहा हूं मैं। ये एक्चुअल वैल्यू कैसे मिली होगी? तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए प्रोसेस है वो पढ़िए आप। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एरर। द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सचमुच का कितना एरर आया आपके मेजरमेंट में, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। इस एब्सोल्यूट एरर को बोला जाता है डेल्टा ए से देखा जाता है। डेल्टा ए मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। सो अगर मैं एक पेज टर्न करूं और बोलूं बच्चे डेल्टा ए का मतलब क्या है, तुम तुरंत बोलोगे सर जी ये तो ए डैश माइनस ए होता है। इसका मतलब होता है जो ऑब्जर्व करी गई वैल्यू है उसमें से किसको माइनस कर दो, किसको बच्चे, एक्चुअल वाली वैल्यू को माइनस कर दो। इतना ही बोलोगे ना आप, राइट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसको आप लैब में देख सकते हो, ये कहाँ से लेकर आओगे? तो ये लाने के लिए बेटा हमें एक काम करना पड़ता है। आप लैब में जब जाओगे तो आपको टीचर बोलेगा कि बेटा एक ही क्वांटिटी को आप लोग 5 से 10 बार मेजरमेंट करिए, बार बार करिए। बहुत गुस्सा आएगी वहां पे सर का नाम लेके कि ये क्या कर रहे हैं। बट आप बोलोगे कि जो सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएंगे ना, मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 बार बोला उनको ऑब्जर्व करने के लिए, तो लिख देंगे लेट द, ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, लेट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये टाइम हो सकता है, ये लेंथ हो सकता है, ये मास हो सकता है। अभी जानबूझ के मैंने आपको लेंथ दे रखी है, लेकिन पढ़ने के लिए आप क्या बोलोगे, इट शुड बी अ फिजिकल क्वांटिटी। आर कितने हो सकते हैं बेटा, A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, n नंबर तक जाएंगे। समझ आया? तो मान लेते हैं कि कोई वैल्यू किसी की एक की 5.1 सेंटीमीटर आ रही होगी, किसी की 5.2 आ रही होगी, किसी की 5.5 आ रही होगी, ऐसे करते करते अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इन सबका जब आप मीन ले लोगे ना, तो वो मीन वैल्यू ही वो वैल्यू कहलाएगी जो ओरिजिनल आइडियल एक्चुअल वैल्यू कहलाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये होता है मीन वैल्यू। क्या होता है बेटा? मीन वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन निकालने को बोल मिलेंगे आपको, उन सबका मीन निकाल लो। तो कैसे निकालोगे बेटा मीन? 9th-10th की क्लास की बात चल रही है। हम लिखेंगे ए का मीन। कितने लोग हैं ऊपर? तो बोलोगे सर जी बहुत सारे हैं। कहां तक जाओगे? A1 बोलते रहो, A2, और क्या किया मैंने यहाँ पे AN कर दिया, और कितने हो जाएंगे नीचे n। बेटा ये करने का एक सिग्निफिकेंस बताए क्या होता है? ये करने से आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो वैल्यू पिछली क्लास की भगवान जी की जो वैल्यू आई थी ना अपनी, उसके बराबर हो जाती है। इसको अपन ट्रू वैल्यू बोलेंगे या उसकी एक्चुअल वैल्यू।
पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में या क्वेश्चन में यूज करेंगे। मतलब जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे उनको पहली लाइन में क्या कर लेना है, मीन निकाल लेना है। आया क्या समझ में? अब जो मीन वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू हर एक बच्चे से कितना शिफ्ट होती है वो निकालना होता है। तो इसमें लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में निकालते हैं इसको, है ना। सेकेंड स्टेप में एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट, एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट। मुझे बेटा मेजरमेंट की इक्वेशन बताइए आप लोग। डेल्टा ए कितना होता है? तो बोलोगे सर मॉड लगा के लिखते हैं ए माइनस ए, राइट, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू का होता है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर मीन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? तो जो पहले बच्चे ने गलती करी वो हो जाएगी पहले बच्चे की गलती, जो दूसरे बच्चे ने गलती करी वो हो जाएगी दूसरे बच्चे की गलती। ऐसे करते करते क्लास का जो आखिरी बच्चा होगा उसकी वैल्यू उसकी जो एरर आ रही है वो ए एन आएगी। कोई बच्चा परफेक्ट नहीं है, कोई बच्चा आंसर सही ला के नहीं देगा, कोई पॉइंट वन में चेंज करके देगा, कुछ ना कुछ आगे पीछे रहेगा, वही निकाला जा रहा है। सो फॉर योर फर्स्ट स्टूडेंट दिस वैल्यू, सेकंड की दिस वैल्यू, थर्ड की दिस वैल्यू। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, अपन मॉड लिखते हैं, हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट का जो आंसर आया है किस में से चेंज करके निकालना है, इसका मीन में से। सेकंड के लिए क्या बोलोगे? सेकंड के लिए निकालना होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात। थर्ड के लिए बोलो, थर्ड मतलब एन वाले के लिए बोलो तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए मीन। बताए ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपको हर एक बच्चे का आंसर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? आ गया। नाउ द नेट एब्सोल्यूट एरर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सोचो पहले बच्चे की कुछ गलती आई, सेकंड की आई, थर्ड की आई, फोर्थ की, लास्ट की आई, तो आप बोलोगे सर जी जो डेल्टा ए आया है उसका वापस से मीन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहला बच्चा, बोलो दूसरा बच्चा, और ये क्लास का आखिरी बच्चा डिवाइड बाय एन। और ये जो आपका आंसर आया है ना बेटा, यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मतलब डेल्टा ए मीन जब निकालते हैं उसी को अपन डेल्टा ए बोलते हैं। कोई परेशानी वाली बात? दिस इज द एब्सोल्यूट एरर जो आपकी आंसर में आ रही होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। बोलो समझ में आया क्या? आ गया, वेरी गुड। अब सेकंड जो पार्ट बनता है उसको अपन, सेकंड जो एरर बनती है उस एरर को बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या करते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी रिलेशन में आ रही है बात। इसको किसी किसी बुक में ना फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। क्या कहोगे? बेस्ट एग्जांपल होता है, हम लोग स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में एग्जाम रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, मार्क्स ऑब्टेन लिखे होते हैं, वो नीचे मैक्सिमम मार्क्स लिखे होते हैं। मतलब मान लो अपने 80 मार्क्स आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं 100 में, तो ऐसे कुछ लिखा होता है ना बेटा, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, राइट। तो सेम क्वांटिटी का सेम में ही अपन मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि ऊपर मार्क्स लिखे नीचे इंसान का नाम लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, मार्क्स मार्क्स ही आ रहे हैं। वैसे ही बेटा अगर कोई बोलता है रिलेटिव, तो रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में आएगा? तो बोलोगे सर वो तो मेन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो कहने का मतलब इतना है कि अगर डेल्टा ए आपका एरर था तो किसके रिस्पेक्ट में आएगा वो? हाँ, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बन गया? it is the ratio of एब्सोल्यूट एरर। अगर आ गया तो नेक्स्ट लाइन में कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय ए कर देते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू द ए का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू द, हाँ, with respect to the true value of the, हाँ, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनो, लैब में आके ना अपन को ये दिखता है ना ये दिखता है, तो आप समझ लीजिए आज के बाद कि सर अगर डेल्टा ए बाय ए बोलेंगे तो उसको लैब में जाके पता है क्या करना होगा? नीचे लिख रहा हूं, ए का मतलब मैंने आपको ट्रू एक्चुअल बताया था, लेकिन लैब में जाके जब सब लोगों को मीन निकाल लोगे तो ए का मीन लेने को ही अपन ए बोलेंगे, और डेल्टा ए हर एक बच्चे का अलग अलग मीन निकालने को अपन ए मीन बोलते हैं। तो लैब में जाके घबराना मत कि ये तो पढ़ाया नहीं कभी सर ने, ये होते हैं आंसर्स।
यहीं से फिर आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर भी निकल आएगा। तो जो थर्ड वाला है हमारे पास वो क्या है, परसेंटेज एरर। तो तीन तरह के एरर होते हैं, उन तीनों पे बात करेंगे अपन आज अच्छे से। इसका नाम क्या लिखा है, बोलते जाइए, परसेंटेज एरर। इट सेज दैट, सोचा होगा ना आपने कभी अपने स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता है मार्क्स ऑफ 10, नीचे लिखा रहता है बेटा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, और मल्टीप्लाई करते हैं ना 100 से, है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो एक तरह का फ्रैक्शन है, रेशियो है, और ये पार्ट आप एक पेज पहले निकाल चुके हो ये रिलेटिव एरर वाले क्वेश्चन में। तो करना कुछ नहीं है, मेहनत एक बार करते हैं और 3 बार आंसर देखते हैं। अगर आपका एब्सोल्यूट का आंसर आ गया तो वो कहाँ लग जाएगा, रिलेटिव में। रिलेटिव में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो लिखते हैं परसेंटेज एरर इज, परसेंटेज एरर इज 100 मल्टीप्लाइड टू, किसमें मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, रिलेटिव एरर के अंदर मल्टीप्लाई करा। तो ऐसा लिखते हैं परसेंटेज एरर इन अ क्वांटिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। लेकिन जब लैब में जाओगे तो ऐसा दिखाई देगा ये परसेंटेज एरर इन किसी एक क्वांटिटी, मान लो लेंथ, मास, टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो इट शुड बी डेल्टा ए का मीन ऊपर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए का मीन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 100। इतना आपको आना चाहिए, और यही आसान से आसान चीज़ है पढ़ने के लिए। कोई परेशानी वाली बात मुझको नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो उसमें और क्या क्या है ना। 100 से मल्टीप्लाई भी क्यों करवाया गया है, बिकॉज हमें उसको पर सेंट, मतलब पर मीन्स होता है 1 सेंट, मतलब पर 100 वैल्यूज में उसको चेक करना होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा आपका, क्वेश्चन दूंगा तो बोलोगे सर एब्सोल्यूट निकल कर आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सचमुच में कितनी एरर आई है, राइट। और उसका मतलब ये है, फिर रिलेटिव का मतलब हो जाएगा उसका रेशियो निकाल देंगे ये लोग। उसके बाद अपन को बोलेंगे परसेंटेज बताइए, तो बस फ्रैक्शन एरर में और रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना, परसेंटेज एरर बन जाएगा। सो बेटा लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर इसने क्या करा है, इसने ना बेटा सिंपल पेंडुलम को ऑब्जर्व करा है। किसे, ये होता है पेंडुलम, एक स्टोन को बांध देते हैं रस्सी से, ये लेंथ है, इसको अपन ऐसे चेंज करते हैं तो ये अपना पाथ चेंज करता है। एक बार इधर से इधर घूम के आ जाने को क्या बोलते हैं, वो टाइम पीरियड बोलते हैं। अब क्लास में 5 बच्चे और पांचों का आंसर अलग अलग सलग आ रहा है। देखो पहले बच्चे का आंसर ये आया, दूसरे का ये आया, तीसरे का ये आया, चौथे का ये आया, पांचवे का ये आया। कितने बच्चे क्लास में बोलो, तो आंसर होगा T1 T2 T3 T4 T5। बात समझ में आ रही है, नहीं। तो अपन को ऐसा लिखना है सॉल्यूशन के पार्ट में, ये इमेजिन करना है कि सर ने आपको एक आर्बिट्री क्वांटिटी से पढ़ाया था, तो आर्बिट्री को अपन ने ये माना था, तो अभी आप टाइम पीरियड को स्मॉल टी कैपिटल टी कुछ भी कर सकते हो। और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर निकाल कर बताना है, रिलेटिव बताना है, और क्या क्या बताना है देख लो। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए क्लास में एब्सोल्यूट निकालने के लिए। तो सोचना है कि भाई क्वेश्चन में केवल 5 वैल्यू देख के छोड़ दिया उसने अपन को, है ना। उसने खाली क्या दिया अपन को, 5 वैल्यू दे दिया। तो उसमें लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड, और क्या लिखा है बेटा, वैल्यूज। कहां से कहां तक की होंगी, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, और बोलो T4 एंड T5। सबसे पहला काम करते हैं, वो वैल्यू निकालते हैं जो सबसे ज्यादा एक्चुअल और रियल वैल्यू होगी, जो सचमुच में इसका आंसर आ रहा होगा। अगर एक ही मोशन के 5 आंसर आ रहे हैं तो इनका अगर मीन निकाल लेंगे तो वो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा। इसलिए लैब में जाओगे तो टीचर बोलेंगे भाई साहब टाइम वेस्ट करिए और 3 बार आंसर निकालिए, 5 बार आंसर निकालिए। ये टीचरों का यही काम होता है लैब में जाने के बाद। तो आप बोलोगे सर जी टी का मीन निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम तो यही करना होता है हमको क्लास में जाके। कैसे निकालते हैं मीन बेटा, जरा बताना मुझे। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 होल डिवाइड बाय 5। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, टी मीन यहाँ पे हो गया, और फटाफट T1 की वैल्यू बोलोगे तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42
प्लस 2.71 प्लस 2.80, सब बातें सेकंड में चल रही हैं। 5 है इसका आंसर, फटाफट ट्राई करके मुझे बताइए। ओके, सो बच्चे आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट लाइक दिस 13.12 सेकेंड्स में आ रही वैल्यू, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5। इसको थोड़ा और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 2.6, और क्या होगा देखो आ रहा है क्या, यही है ना। तो इसको, हाँ, तो अभी थोड़ा राउंडिंग ऑफ का टेंशन मत लेना, जो आंसर्स निकाल के दिए और डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज तक दिए हैं, तो जानबूझ के इंटेंशनली मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 2.62। अब आप थोड़ा आंसर पे ध्यान दो और बाकी रीडिंग्स पे ध्यान दो। ये रीडिंग इस आंसर के आसपास ही आ रही है, देखो 2.63 के पास 2.62 है, 2.56 के पास 2.62 है, 2.42 के पास 2.62 है। बात समझ रहे हो मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो मतलब ये क्या है, ये भगवान जी वाली वैल्यू हो गई, इसको बोलोगे सर ट्रू वैल्यू हो गई, या किसी बुक में या कोई टीचर इसको एक्चुअल बुलाएगा। अब हर एक अलग अलग बच्चे की अलग अलग गलती पॉइंट आउट करनी है, तो लिखेंगे अपन डेल्टा T1, और क्या लिखेंगे अपन डेल्टा T2, और क्या लिखेंगे अपन डेल्टा T3, और क्या लिखेंगे अपन डेल्टा T4, और क्या लिखेंगे अपन डेल्टा T5। 5 बच्चे क्लास में, हो सकता है किसी का आंसर ज्यादा आ रहा हो, किसी का आंसर कम आ रहा हो, ठीक है, तो मॉड भी लगा लेना होता है अपन को अपनी सेफ्टी के लिए। आया क्या समझ में। अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड के अंदर लिखते हैं ए डैश माइनस ऑफ ए, तो यहाँ हो जाएगा टी डैश माइनस ऑफ टी, तो T1 माइनस ऑफ टी करना होगा। तो मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ, T1 की वैल्यू बोलो क्वेश्चन पढ़ के, तो बोलोगे सर 2.63 माइनस ऑफ 2.62, यहाँ कितना हो जाएगा 2.56 माइनस ऑफ 2.62, यहाँ कितना हो जाएगा 2.42 माइनस ऑफ 2.62, यहाँ हो जाएगा 2.71 माइनस 2.62, यहाँ हो जाएगा 2.80 माइनस ऑफ 2.62। लॉजिक समझ में आया क्या चल रहा है जिंदगी में अपनी। 5 बच्चे थे, 5 की गलती निकाल रहा हूँ, हाँ या ना बोल भाई। सो फटाफट इनका एरर देख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट का मेरे हिसाब से आ रहा है 0.01, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, मॉड में लिखना है ना, नेगेटिव साइन मत निकालना है। बताओ 56 और 62 कितने का फर्क है, ये 6 का। यहाँ बोलो 0.20, यहाँ बोलो 0.09, यहाँ बोलो 80 में से 62 गया, कितना हो जाएगा 18। अब बेचारे ये सब बच्चों की गलती आ गई है, कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। अब क्या करना है आपको, डेल्टा ए का क्या निकाल लेना है बेटा, मीन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, और वो अपना पहला आंसर हो जाएगा। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 होल डिवाइड बाय 5, ये मुझे करके दीजिए, और यही आपका पहला आंसर होगा, जिसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। I need to write like this delta t mean and it should also be delta t mean because अभी अपन टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, सो बेटा इट शुड बी 9 10 30 40 48, बेटा ये 0.54 आएगा डिवाइड बाय 5, है ना। इसको 0.1 कर लेते हैं और शॉर्ट में इसको 1 ही लिख लेते हैं, और सेकंड, मतलब हर बच्चे से अनुमानित इतनी गलती आ रही है, राइट। तो इसको ढंग से अपन सजा के कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे सजा के लिखोगे t प्लस डेल्टा टी के फॉर्म में। तो t कितना आया हमारा 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड्स। कोई दिक्कत वाली बात, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। आया क्या समझ में। फिर अपना आ जाएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर डेल्टा टी बाई टी आता है, तो टी का जो मीन होगा वो लिखेंगे और डेल्टा टी का जो मीन निकालेंगे वो लिखेंगे। तो वही बात है, दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं 2.62 और 0.11। तो मैं लिख देता हूँ 0.11 डिवाइड बाय 2.62, ये सॉल्व कर लेंगे अपन अभी। फिर बेटा परसेंटेज के बारे में बात आएगी, तो बोलोगे सर ये भी मुझको आता है। बाउंसर मार रहा है क्या, आ रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि डेल्टा टी का जो मीन आया है, ऊपर वाला जो टर्म आया है ना, उसमें बस 100 का मल्टीप्लाई करना है और इतनी टेंशन नहीं लेनी है अपन को, ठीक है। अभी डेसिमल का और खेल बताऊंगा आगे, लेकिन अभी की क्लास के लिए 0.11 डिवाइड बाय 2.62 इंटू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात,
तो ये नियर अबाउट ये 1/4 में जाएगा बेटा, तो नियर अबाउट ये 4% तक आएगा। टेंशन लेना नहीं है, इसको सॉल्व करके मुझको देना है बाद में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर लेंगे अच्छे से, है ना। लेट्स रिपीट द लॉजिक वन मोर टाइम, कि अब जब हमको पढ़ाया जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि 4-5 बच्चे हैं क्लास में, उनने आंसर निकाला A1 A2 A3, सबसे पहला काम उन्हीं का मीन निकाल लो, फिर उस मीन्स को मान लो कि ये भगवान जी वाली वैल्यू है, और इससे सबका अलग अलग गलती निकाल लो A1 से लेके AN तक। बोलोगे सर ये भी कर लेंगे, उसके बाद उसका मीन ले लोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट एरर बन जाएगी, राइट बच्चे। और फिर क्या करेंगे अपन, उसका फ्रैक्शन ले लेंगे तो वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में बन जाएगा, रिलेटिव एरर के फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद आगे जाओगे, डिवाइड मारोगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 से मार देना तो क्या बन जाएगा, वो परसेंटेज बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज कर दिया। क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, वो अपन ने कर लिया। तो ये इतना 3 मार्क के पेपर में तीनों एक साथ रखे आते हैं। जैसे मान लो कोई बोलेगा स्पीड मेजर कर रहे हैं तो 10 आया, किसी का 11 आया, किसी का 12 आया, डेसिमल्स में आया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आया, डिस्टेंस मेजर किया, बहुत मेजरमेंट करना होता है। आपके धीरे धीरे लॉजिक्स बढ़ते जाएंगे। सो द टॉपिक इज इजी, द अप्रोच इज क्वाइट ईजियर। और आपको ये लॉजिक समझना है कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मीन क्यों निकाल रहे हैं। मीन निकालने का एक ही मतलब होता है, हम जितना ज्यादा लोगों का मीन निकालेंगे उतना ज्यादा हमारा ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, द क्लोजनेस टू द रियल वैल्यू। बात समझ रहे हो, हम एक ही चीज बार बार करेंगे तो खुद में परफेक्ट नहीं होते हैं क्या, हो जाते हैं। वैसे ही अगर आप एक ही मेजरमेंट बार बार करोगे तो आपका टाइम तो बहुत जाएगा, लेकिन जो आपका आंसर आएगा इट विल बी अ जेम, वो हमेशा अच्छा होगा, वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज होगा, ठीक है। तो बेटा बच्चे लोग, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यू पीपल मस्ट हैव हर्ड ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज इन अवर डेली लाइफ। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 9th क्लास है, तो आप बोलोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं आपसे स्पीड का फॉर्मूला पूछ लूं तो क्या बोलोगे, सर जी टेंशन किस बात की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एरिया पूछ लूंगा तो बोलोगे सर जी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो कहीं पे पावर में जा रही है चीजें, कहीं पे डिवाइड लग रहा है, कहीं मल्टीप्लाई लग रहा है। और मैं बोलूंगा आपसे सीरीज में रेजिस्टेंस, तो बोलोगे सर जी वो भी बताया अपन को कि R1 + R2 होता है। हाँ है ना भाई, बोलोगे सर बिल्कुल। तो ऐसा है कि जैसे क्रिकेट की टीम में अगर कोई तो प्लेयर अच्छा नहीं खेलते हैं तो पूरी टीम पे उसका इफेक्ट पड़ता है ना। वैसे ही अगर मान लो आपको फोर्स फाइंड करना है और मास में भी गलती हो रही है और एक्सेलरेशन में भी गलती हो रही है मेजरमेंट करते वक्त, तो ये बात पक्की है कि आपके फोर्स में भी गलती होगी। और इस तरह के मेजरमेंट को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब हम तो डूब ही रहे हैं, तुमको भी लेके डूब रहे हैं, ये वाला काम है यहाँ पे। तो इसको कैसे अपन पढ़ेंगे, इसको अपन कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, एक जनरल क्वांटिटी से और जनरल इसके आर्बिट्री लैंग्वेज से, ठीक है बेटा। तो हम बात करेंगे व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी। यहां से आपका चैप्टर पूरा ब्रॉडली ओपन हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम एरर्स। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। तो लिखा है व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, लेट मी राइट इट, depends upon 2 or more quantities, 2 or more, क्या लिखा है पढ़िए, quantities, है ना, then the, है ना, फिर लिखते हैं अपन then the error in one individual quantity affects the given quantity. Let me explain you by an example. ठीक है, तो ये कितने टाइप के होंगे वो पढ़ लेते हैं अपन, है ना। ठीक है बेटा, कितने टाइप के होंगे उससे अपन पढ़ लेंगे। सो यहां मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ, बोलो, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जो पहला टाइप आएगा, टोटल 5 टाइप्स के पढ़ने हैं अपन को। ये तो एक चार्ट बना के समझा रहा हूँ, ढंग से इसको देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। पहले वाला आता है बच्चों, एरर होगी, कोई फॉर्मूला है उसमें सम में प्रॉब्लम होगी।
दूसरे वाले में बोलेंगे सर एरर आ रही है हमारे पास, एरर इन डिफरेंस, मतलब कोई फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला होगा। थर्ड में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एरर इन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन। और जो फोर्थ वाला हो जाएगा वो हो जाएगा एरर इन डिवीजन। अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि कुछ फॉर्मूले में अपन मल्टीप्लाई देखते हैं, कहीं डिवाइड देखते हैं, कहीं फलाना कहीं फलाना। लास्ट का जो फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा कीमती है, उसको बोलते हैं एरर इन सर्कल का फॉर्मूला, स्फीयर का फॉर्मूला, इसको अपन बोलते हैं एरर इन एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है बच्चे, एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ क्या होता है। मान लो कोई क्वांटिटी z है और वो दो लोगों पे डिपेंड करी, तो z बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा z बराबर हो जाएगा a माइनस बी। मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा z बराबर a इंटू बी, और डिवाइड का मतलब हो जाएगा z बराबर a डिवाइड बाई बी। एक्सपोनेंट का मतलब हो जाएगा z बराबर a पावर n। बेटा मैं इसके एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। मान लो आप सीरीज में कभी रेजिस्टेंस खोजने जाते हैं तो क्या हो जाता है, बोलोगे सर R1 प्लस R2 करना पड़ता है। जब कहीं पर टेम्परेचर का चेंज या पोजीशन का चेंज पता करते हैं तो क्या करते हैं अपन लोग, x2 माइनस x1 करा होगा आपने, या t2 माइनस t1 करा होगा आपने। प्रॉब्लम नहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दुनिया जानती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको केवल काम चलाने के लिए कुछ फॉर्मूले लिख के दे दिए हैं जो मैं समझता हूँ आपके लिए काफी हैं। यहाँ पे देखो, इसको देखो, आ रहा है क्या समझ में। तो फटाफट इन लोगों को एक एक कर खत्म कर लेते हैं ताकि अपन आगे बढ़ सके। तो आई एम स्टार्टिंग विद एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, देन मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे और एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। एक बात आपको पहले बता दूं, जो ये दोनों लोग हैं, कौन दोनों, पढ़ो पहले वाले दोनों, 1 एंड 2, एंड ये दोनों एक तरीके से आंसर देंगे। बाकी के जो 3 4 5 है बेटा वो आपको एक तरीके से आंसर देते हैं। ये दोनों जो आंसर देंगे वो उनका आंसर एब्सोल्यूट टाइप में आ रहा होगा, और इन सबका आंसर बेटा रिलेटिव टाइप में आता है, रिलेटिव एरर के टाइप में आता है। और इसका किस में आता है, कोई परेशानी, बढ़िया। तो हेडिंग डालिए फटाफट, और उसमें लिखना है अपन को एरर इन सम। ठीक है, तो लिखते हैं इफ अ क्वांटिटी, दुनिया की कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बहुत सारी हैं, जिसमें स्ट्रेट ये फॉर्मूला चल जाता है, कौन सा, a प्लस बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, नहीं। तो जब इसको आप मेजर करने जाओगे तो जैसे सुना है ना कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बचपन से पढ़ते आए इंग्लिश की किताबों में अपन लोग, वैसे ही बेटा जब आप z को मेजर करने जाओगे ना तो आपको z नहीं z डैश मिलेगा, a नहीं मिलेगा, a डैश मिलेगा। बिकॉज आप भगवान जी थोड़ी हो कि डायरेक्ट a प्लस बी निकाल दोगे, आप मेजर करोगे a डैश, b डैश और z डैश। समझ आया। z को अपन लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, ए को लिख सकते हैं अपन a प्लस माइनस डेल्टा ए, और वैसे ही अपन b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो z प्लस माइनस हो गया डेल्टा z, यहाँ पे a और b को अलग से कर लो और प्लस करके प्लस माइनस डेल्टा ए अलग से कर लो और प्लस माइनस डेल्टा बी अलग से कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन को देख के z से मैं इनको उड़ा देता हूँ, मेरा आंसर आ चुका है, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका एरर हो गया। ये डेल्टा डेल्टा के पैटर्न में लिखा है, मतलब ये किस तरीके से लिखा गया है, एब्सोल्यूट एरर। परेशानी है तो बोल दो, नहीं होगी। तो इसको थ्योरी में कैसे समझाओगे आप, तो ऐसे लिखते हैं द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, आई रिटन द एब्सोल्यूट एरर इन अ क्वांटिटी इज एल्जेब्रिक सम, देखो ऐड हो रहा है ना बस, इज एल्जेब्रिक सम ऑफ, उनके पास कौन सा एरर है, तो बोलोगे सर उनके पास भी एब्सोल्यूट एरर ही है, एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली। कोई दिक्कत, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है।
बेटा हम लोग जनरली ये कभी मार्केट में जाते हैं, कोई भी मेजरमेंट या कोई भी चीज़ बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, एनीथिंग वी परचेज वी मेक, हम हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है उसका टारगेट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है एक कंडीशन के लिए। रियल लाइफ में अपन कुछ बनाते हैं, मान लो घर वर बनवा रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मान लो अपन ने 10 लोगों को बुलाया है तो 12 लोगों को खाना बनवाएंगे, कभी कम नहीं पड़ने देंगे, राइट। वैसे मेजरमेंट करते हैं तो अपन ये ट्राई करते हैं कि गंदे से गंदा क्या हो सकता है हमारे साथ, या बुरे से बुरा क्या मेजरमेंट हो सकता है। तो हम हमेशा ना एरर्स को ऐड करके लेके चलते हैं, चाहे उन पर नेगेटिव साइन ही क्यों ना आ रहा हो। तो यहाँ लिखेंगे अपन आंसर में फॉर मैक्सिमम एरर, बस बच्चे ऊपर वाले फॉर्मूले से ना माइनस का साइन उड़ा दो आप, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जेड बराबर, बोलो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी गलती होगी हमसे तो हम इतना ध्यान रखेंगे, है ना। हम कोई चीज़ बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मार्केट जाते हैं, एनीथिंग वी यूज, हम हमेशा मैक्सिमम कितना हम खर्चा लेके चलते हैं वो निकाल के चलते हैं। तो डेल्टा जेड बराबर ये आ जाएगा आंसर। सेम जैसे ही आपका एरर इन डिफरेंस भी सॉल्व हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको ये सारे करा दूंगा। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला है जो एग्जाम में आता ही आता है, तो ईमानदारी से उसको तैयार करना है ना, गड़बड़ नहीं करनी है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ूं, तो बच्चे लोग यहाँ पर लिखा हुआ है एरर इन, बोलो, बोलते जाओ, सेकंड वाला कौन सा, एरर इन डिफरेंस। इस चीज को अपन खुद भी पढ़ सकते थे, कैसे कि मान लो अगर कोई क्वांटिटी z है वो कैसे निकलती है a माइनस बी। ऐसे हजारों एग्जांपल हैं आपके पास, डेल्टा x, डेल्टा v, डेल्टा t, जहाँ पे दो लोगों का माइनस चलता है। अब क्योंकि अपन भगवान जी तो है नहीं, तो अपन इसको जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो क्या z का z मिलेगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। z से क्या मिलेगा, z डैश, a से क्या मिलेगा, a डैश, b से क्या मिलेगा, b डैश, हाँ है ना। तो z को अपन लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, a को लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस साइन का ख्याल रहे यहाँ पे, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, हाँ या ना बेटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है वहां वहां देखो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा बच्चे लोग। z प्लस माइनस डेल्टा z लिख रहा है टीचर, यहाँ पर ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पता क्या हल्ला करेगा, वो a हो जाएगा और b वाला माइनस पड़ जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा ए यहाँ से मिल रहा है। जब माइनस यहाँ पड़ेगा ना बेटा, तो ये जो प्लस माइनस है ना उसको उल्टा कर देगा, वो क्या हो जाएगा, ये कोई, हाँ, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। देखो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए, लेकिन माइनस प्लस करके आना चाहिए तुम्हारा डेल्टा बी। दिस इज योर आंसर। फिर मैं बोलूंगा बेटा ये तो आंसर आ रहा है तुम्हारा ट्रेडिशनली, असली लाइफ में क्या होता है, तो बोलोगे सर असली लाइफ में प्लस आ रहा हो माइनस आ रहा हो, लेना उसको प्लस में ही पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर रियल लाइफ में प्लस में आ रहा हो आंसर, माइनस में आ रहा हो, पढ़ना कहाँ पड़ता है अपन को, बोलो, हाँ। तो फॉर मैक्सिमम एरर क्या करेंगे, फटाफट बोलो, डेल्टा वाला z बराबर डेल्टा वाला a प्लस डेल्टा वाला b, हाँ ना, बोलो बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। डेल्टा वाला a प्लस डेल्टा वाला b। अब बेटा अब आप ऐसा डाउट पूछोगे ना कि ये जो इक्वेशन है सर इसमें दो दो साइन क्यों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आइदर ऑफ द अपर साइन कैन स्टे हियर और बॉटम वाले साइन रह सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर देखो डिफरेंस में देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए, प्लस माइनस लिखा है पहले वाले में, हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस लिखा है कि यहाँ माइनस प्लस लिखा है। तो कहने का मतलब है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो बार। एक बार ऊपर प्लस प्लस का साइन बोलो तो क्या बोलोगे सर, प्लस डेल्टा जेड बराबर प्लस डेल्टा ए माइनस ऑफ डेल्टा बी, या हो सकता है माइनस ऑफ डेल्टा जेड बराबर माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस ऑफ डेल्टा बी। दीज बोथ आर करेक्ट एज पर द डेरिवेशन। और बचपन में नहीं पढ़ते हैं अपन लोग, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 3x प्लस 2y को पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करे तो ये बन जाता है। देखो दोनों वही चीज तो करी हुई है, राइट। तो ये बस कहता है, ये बता रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं इक्वेशन को लिखने की, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये जो प्लस वाला आंसर आया है इससे आपको एग्जाम में लिखना है, जब तक वो ना बोल दे
कि मैक्सिमम वर्ड यूज ना कर दे या बोल दे कि एब्सोल्यूट कितना आ रहा है अपना आंसर, तो ये अपना एब्सोल्यूट एरर में आएगा ऐसे। ठीक आया बेटा? एरर इन डिफरेंस हो, एरर इन सम हो, इन दोनों के लिए क्या आंसर आ रहा है? बोलो। हाँ, फॉर बोथ, फॉर बोथ एरर इन सम एंड डिफरेंस, कोई झगड़ा नहीं करना है। डेल्टा z बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दैट्स इट। कुछ मत सोचो इतना, है ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा तो वहां पर थोड़ा चेंज आएगा, दैट विल लुक इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट।